जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिनका लिखित एग्जाम है वो जा करके अपना क्वेश्चन पेपर देख लें। मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, वो भी लिखित। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्लास है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, आज के इस क्लास में साथियों हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे हिंदी काव्य कहते हैं? बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी को हिंदी काव्य कहते हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसमें आपके पेपर का नाम रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया आप लोगों का एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, या क्लास 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखें, ये मॉडल पेपर 3 है, क्लास भी 3 है। इसके पहले मैंने आपके 2 मॉडल पेपर यानी 3 मॉडल पेपर कराए हैं। एक मैंने बहुत पहले कराया था। ठीक है, ये मैंने 2 मॉडल पेपर कराए हैं और इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सभी क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप लोग जा करके सारे क्लास अटेंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है FHND 101। ठीक है, चले, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलें, जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि हमारी जो क्लास होती है वो 60 MCQ बस होती है, लेकिन आपको इतने नोट्स इसमें दिए जाते हैं कि वो आपके कम से कम 150 क्वेश्चन से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप लोग किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे पूछते हैं, सर जी क्या यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए है क्या? बिल्कुल है, सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए। ठीक है, चलिए, हालांकि इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, लगभग 70% कॉलेज, जो इस बार आपके लिखित एग्जाम कराएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और जैसे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और भी कॉलेज हैं जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों क्लासेस कराई जाती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों। तो यदि आपका लिखित एग्जाम है तो जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, देख लीजिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, नहुस नाटक के नाटककार हैं। यानी नहुस क्या है? एक नाटक है, और इस नाटक के नाटककार यानी इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों, यमलोक की यात्रा निबंध निम्नलिखित में से किसका है? यानी जो यमलोक की यात्रा है यह एक निबंध है, तो इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, देखेंगे ध्यानपूर्वक, सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? तो इसमें से जो रचना है संशय की एक रात, ये सीता के परित्याग से संबंधित रचना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं बताऊंगा आपको। देखें, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, बताइए। रजत शिखर, करुणालय, मत्स्यगंधा या फिर पंचवटी प्रसंग, इनमें से कौन हिंदी का प्रथम गीति नाट्य? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए, जो करुणालय है वो आपका एक गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन है? करुणालय। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आपको की पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है बाबू, देखें, अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखें, पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और ये जो सारे नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग डाउनलोड करके आपका रिवीजन भी होता रहेगा, इन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
और मैं आपको बता देता हूँ, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अपडेट दिए जाते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ही दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है इतना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके कॉलेज से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको बता दी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चले, इसमें मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, हिंदी का पहला गीति नाट्य करुड़ालय है, ठीक है सर जी, जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। प्रसाद युग में नाटककारों ने नाटक साहित्य को समृद्ध किया। प्रसाद के कुछ नाटक ये रहे, जो जयशंकर प्रसाद हैं इनके कुछ नाटक ये रहे, जैसे विशाख, इनका जो नाटक है 1921 में प्रकाशित हुआ था। अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सभी नाटक है जयशंकर प्रसाद के, और ये सभी इनका प्रकाशन वर्ष है। अच्छा सर जी, प्रकाशन वर्ष क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में। अच्छा, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? बताइए। जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे की पॉइंट को स्किप कर देते हैं, नोट्स को स्किप कर देते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8वां सर्ग नाटक के लेखक हैं, तो इसके लेखक है सुरेंद्र वर्मा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, गोदान की विधा क्या है? जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। तो गोदान नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या कविता है? तो जो गोदान है साथियों, यह एक उपन्यास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोदान उपन्यास विधा की रचना है। इसे हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने इसे, यानी जो गोदान है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान को साल 1936 में लिखा था। यह उनका आखिरी उपन्यास था, ठीक है। चलें, 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सेवाग्राम की डायरी किस शैली की रचना है? तो यह आत्मकथात्मक शैली की रचना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से नवीन गद्य विधाएं हैं, जीवनी, निबंध, कहानी या एकांकी, इनमें से कौन नवीन गद्य विधाएं हैं? तो जो आपका जीवनी है यह एक नवीन गद्य विधा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां आपका पूछा गया है, आत्मकथा किसकी जीवन गाथा है? महापुरुष की, स्वयं की या व्यक्ति की? आप सभी लोग जानते हैं आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, डायरी किस भाषा में डायस शब्द से बना है? तो यह बना है लैटिन से। बी ऑप्शन आपका राइट है, लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। चले, डायरी किस भाषा में डायस शब्द से बना है? लैटिन शब्द से बना है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। चलें, थोड़ा सा इशू हो गया। चलें, 12 नंबर प्रश्न है, डायरी का विकास किस वर्ष हुआ? जो डायरी लेखन है इसका जो विकास है 1930 ईस्वी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, व्यंग के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक हैं, कौन है भैया बताइए आप सभी लोग। व्यंग के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, हिंदी नई चाल में ढली पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर रामचंद्र शुक्ल की? हिंदी नई चाल में ढली या भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, हिंदी नई चाल में ढली, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखें, हिंदी नई चाल में ढली पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। यह पंक्ति उनकी किताब कालचक्र में है, ठीक है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक किताब लिखा है कालचक्र, इस कालचक्र में यह पंक्ति है, हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है। अच्छा, कालचक्र जो है साथियों यह 1873 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इस वाक्य के जरिए भारतेंदु ने हिंदी में हो रही प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। 15 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है?
तो 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अच्छा, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत साल 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? तो यह तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कवियों का कवि किसे कहा गया है? अज्ञेय जी को, शमशेर को, मुक्तिबोध के या फिर नागार्जुन को? बताइए आप सभी लोग, कवियों का कवि किसे कहा गया है? शमशेर को। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये मेरी कलम चल नहीं रही है 1-2 दिन से, ठीक है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, किसने कहा? तो यह कहा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये ठीक से चल नहीं रहा है मेरा कलम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप मैं ठीक से टिक लगा दूंगा, घेरा कर दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद की विशेषता है, प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ दृष्टि है, परिवेश के प्रति लगाव है और भविष्योन्मुखी दृष्टि है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, कथन है। तो ये स्टेटमेंट दिया था जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, सही सुमेल है, ठीक है। इन सभी में कौन सा सही सुमेल है? नई कहानी राजेंद्र यादव, बिल्कुल राइट है आपका। सचेतन कहानी महीप सिंह, बिल्कुल। समांतर कहानी कमलेश्वर, ये सभी सही है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा है, छायावाद की कालावधि क्या मानी गई है? छायावाद की कालावधि क्या मानी गई है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल 1917 से 1936 ईस्वी तक छायावाद की कालावधि मानी गई है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं, बताइए। बिल्कुल मुकुटधर पांडे, ये छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छायावाद शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। उन्होंने साल 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित की थी। मुकुटधर पांडे की कविता कुकरी के प्रति को छायावाद की पहली कविता माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? राहुल सांकृत्यायन का, शरत चंद्र का, विष्णु प्रभाकर या फिर विष्णु चंद्र शर्मा का? बताइए। आवारा मसीहा जो रचना है, इस रचना में किसके जीवन का उल्लेख किया गया है? इस रचना में शरत चंद्र के जीवन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, इसके बारे में बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो आवारा मसीहा, इस किताब को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है आवारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है। इसका पहला संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। इस किताब में शरत चंद्र के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो देखिए, जो आपके ईलाचंद्र जोशी हैं, इन्होंने, ठीक है, छायावाद जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का जो प्रवर्तक माना है, ईलाचंद जोशी को माना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ईलाचंद्र जोशी और शिवनाथ ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है, ठीक है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 28 हम देखेंगे क्या पूछा गया हमारा, हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए। हिंदी में छायावाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? बिल्कुल मुकुटधर पांडे ने। ए ऑप्शन आपका राइट है 28 का।
प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अच्छा सर जी, कामायनी में 15 सर्ग हैं, तो 15 सर्ग का नाम क्या है? अच्छा देखिए, 15 सर्ग हैं तो भैया 15 सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। जयशंकर प्रसाद के जो कामायनी महाकाव्य है इसमें 15 सर्ग है और 15 सर्ग के मैंने नाम बता दिए। सर जी नाम क्यों बता रहे हैं? इनमें आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, इनमें से कौन जो कामायनी है इनमें से कौन कामायनी का सर्ग नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछता है। तो जब आपको 15 हो याद रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, उत्तर आपका गलत हो जाएगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं सेनापति। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, कई सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार महाकवि सेनापति हैं। सेनापति रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेनापति किस काल के कवि हैं? रीति काल के। वे अनूप शहर के रहने वाले कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे। उनका जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। सेनापति के पिता का नाम पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम गंगाधर। ठीक है, पितामह का नाम परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। ठीक है, वे राम के विशेष भक्त थे और शिव और कृष्ण विषयक कविताएं भी लिखते थे। अच्छा सर जी, कवित्व रत्नाकर से जुड़ी कुछ खास बातें। ठीक है, देखें, यह सेनापति का एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है, इसका रचना काल संवत 1706 यानी 1649 ईस्वी है। इसमें कुल 394 छंद हैं। इसमें 5 अध्याय या शीर्षक हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू, पूछा जाएगा तरंग किसे कहा जाता है। ठीक है, पहली तरंग में 96, दूसरी तरंग में ठीक है 74 और तीसरी तरंग में 62, चौथी तरंग में 76 और पांचवी तरंग में 86 छंद है। ठीक है, सेनापति के 2 मुख्य ग्रंथ हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्व रत्नाकर। ठीक है, चलें, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 31 है, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? तो देखिए, जो सरोज स्मृति है ये निराला की शोक गीत मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, शोक गीत क्या है? जो निराला जी हैं इनका शोक गीत क्या है? सरोज स्मृति। देखें, निराला ने जो सरोज स्मृति कविता है, ठीक है, अपनी 18 साल की बेटी सरोज की मृत्यु के बाद लिखी थी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इस कविता में निराला ने अपने शोक के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश और व्यंग भी प्रकट किया है। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? व्रज भाषा थी द्विवेदी युग की। ठीक है, काव्य भाषा व्रज भाषा थी द्विवेदी युग की। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे, नहीं गलत है। देखें, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा पूछा है ना, तो ये काव्य भाषा खड़ी बोली थी द्विवेदी युग की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी सॉरी दोस्तों इसके लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। ठीक है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली। प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है? चलें, 33 नंबर प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो देखें, जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास हैं? तो रंगभूमि। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अच्छा, परीक्षा गुरु को लिखा किसने था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास है। देखें, यहाँ पर मैंने इसीलिए मैं बोलता हूँ बाबू, देखें प्रकाशन जरूर याद करिए, प्रकाशन वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है 1882 है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा गया है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, बताइए कौन है? बिल्कुल, मैला आंचल, ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लिखा किसने था मैला आंचल?
फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया मैला आंचल हिंदी का पहला और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास साल 1954 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 37 है आपका, मुंबई में मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? आमा उपन्यास है। ठीक है, 37 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, वैशाली की नगर वधु के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं चतुर सेन शास्त्री। ए ऑप्शन आपका राइट है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय दिया है। किसे दिया है भैया? चिंतामणि को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 40 नंबर प्रश्न आपका क्या है, शिवा बावनी के रचनाकार थे। कौन थे? तो महाकवि जो भूषण है ये शिवा बावनी के रचनाकार है भैया। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। कहीं कहीं 719 भी आपके ऑप्शन में देता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखें, बिहारी सतसई में कुल 713 से 719 दोहे हैं। यह कवि बिहारी की जो बिहारी लाल हैं इनकी एकमात्र रचना है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से जुड़े दोहे पाए जाते हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, रीतिकाल में श्रृंगार काल किसने कहा? यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो जो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 के साथियों, रीति शब्द का सही अर्थ है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, काव्यांग निरूपण रीति शब्द का सही अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया, बिहारी रत्नाकर के लेखक का क्या नाम है? तो इनके लेखक का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बिहारी रत्नाकर के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर। 45 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई रचना है, रीतिमुक्त रचना है, रीतिबद्ध रचना है या रीति सिद्ध रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिल्कुल, रीति सिद्ध रचना है बिहारी सतसई। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं, चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तुलसीदास जी की या नंद दुलारे वाजपेयी की? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये काव्य रचना है तुलसीदास। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 है आपका, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा सर जी, नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन कब हुआ था? देखें, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 49 है आपका, दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा रचनाएं भारतेंदु जी ने किस बोली में की? तो यह आपका खड़ी बोली में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है आपका, बिहारी सतसई के रचनाकार हैं, बताइए कौन है भैया? बिल्कुल, बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो सन 1700 से सन 1900 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा मानी है। ठीक है, चले, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है, असंगत छांटिए। तो रीतिकाल को 5 भागों में इन्होंने बांटा है। तो देखें, इसमें रीति काव्य है, रीति काव्य है और भक्ति काव्य है, लेकिन रीतिबद्ध काव्य नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ये आपका 5 भागों में असंगत है। ठीक है, क्यों असंगत है सर जी? देखें, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बांटा है, लेकिन रीतिबद्ध काव्य इसमें असंगत है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीतिबद्ध काव्य रीतिकाल के सभी काव्यों का एक सामान्य लक्षण है। रीतिकाल के सभी कवि रीतिबद्ध काव्य लिखते थे। ठीक है, चलें।
प्रश्न नंबर आपका 53 है, रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर किया गया? किस आधार पर भैया? इसमें रीति तत्व की प्रधानता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? तो देखिए जो मुल्ला दाऊद थे ये सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि थे। अच्छा सर जी, सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं, इनके बारे में बताइए। देखें कुछ लोगों का मानना है कि मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि थे, हालांकि माना जाता है, ठीक है। मुल्ला दाऊद ने साल 1379 में चंदायन की रचना की थी। इसे सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। कब लिखी गई थी भैया? 1379 में, ठीक है। सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? चंदायन। प्रश्न नंबर 55 है आपका, बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? बताइए। बिल्कुल, धर्मदास बीजक के संकलनकर्ता थे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है बीजक में कितने दोहे हैं? बीजक में करीब 600 दोहे हैं, ठीक है। अच्छा, बीजक के 3 मुख्य भाग है, कौन कौन से? साखी, शबद, रामायणी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन बीजक का भाग नहीं है, तो 4 ऑप्शन देगा और चारों में एक गलत रहेगा, 3 सही रहेगा। तो ये 3 आप लोग याद कर सकते हैं, साखी, शबद, रामायणी, ठीक है। चले 56 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता भैया नाभादास, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, नाभादास हैं तो इनके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए भक्तमाल के रचयिता संत नाभादास हैं। यह काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसे 1585 में रचा गया था, ठीक है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। अच्छा, भक्तमाल जो नाभादास द्वारा लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया सर जी। अच्छा, भक्तमाल ब्रज भाषा में लिखा गया है नाभादास द्वारा, तो इसकी रचना कब हुई थी? 1558 में, ठीक है। अच्छा, इसमें 200 से ज़्यादा भक्तों के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन है। नाभादास रामानंद की परंपरा से जुड़े थे। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में अहम स्थान रखते हैं। स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास की 3 रचनाएं हैं, भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, ठीक है। ये तीनों रचनाएं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। चलें 57 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में साथियों कुल 7 कांड है। अच्छा सर जी, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो कौन कौन सा है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 कांड हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड यानी युद्ध कांड, उत्तर कांड, ठीक है। 7 कांड है आपके। अच्छा, पूछा जाता है रामचरित में मानस में कितनी पंक्तियां हैं? 12,800 पंक्तियां हैं, ठीक है। पूछा जाता है रामचरित मानस में कितने दोहे हैं? 1073 और 7 कांड में बटी हुई है, ठीक है सर जी। रामचरित मानस में 4,608 चौपाई है, 207 सोरठा और 86 छंद भी हैं। रामचरित मानस में राम शब्द 1443 बार और जो सीता शब्द है 147 बार आता है। सर जी ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब आपके लिए जानना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो भी जानना अनिवार्य है, और ये पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ठीक है। चलें, मान लीजिए कहीं कभी कोई पूछ भी सकता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी से अवगत कराना, ठीक है। चलें 58 नंबर प्रश्न है साथियों, सिद्धों की संख्या मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, सी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि 84 में बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, इनमें से 80 पुरुष और 4 महिलाएं थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिद्धों की संख्या 84 है, इनमें पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 59 है आपका, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? जो गोरखनाथ थे इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। अच्छा, ये को करिकुलर में भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 60 का। उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस
क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, यह आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शेयर नहीं करते हैं, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक करने से क्या होगा सर जी? लाइक करने से क्या होता है कि जो यूट्यूब होता है इस क्लास को आगे रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। अगर ज़्यादा लाइक रहेगा तो ज़्यादा बच्चों के पास जाता है, ठीक है। यूट्यूब समझ जाता है कि इस क्लास में ज़रूर तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो भेजता है। अगर लाइक नहीं करेंगे तो नहीं भेजेगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देंगे साथियों। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 3 साल आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 4 में। हालांकि 20 तारीख के बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के देने वाला हूँ। इतना अच्छे से मैं आपको प्रिपरेशन करा के दे दूंगा कि आप कहेंगे हाँ सर, क्या आपने तैयारी कराई है, ठीक है। चलें जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।